बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने का, चेंज करने का एक तरीक़ेकार होता है। और वो तरीक़ेकार ये होता है कि उसके ख़िलाफ़ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपोजिशन वाले मूव करते हैं। और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वज़ीर आज़म को अपनी जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर, वो प्रूव करनी पड़ती है। वो दिखाना पड़ता है कि मेरे पास अब भी जो हुकूमत बनाने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वोट्स होते हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। तो उस पर वोटिंग होती है पार्लियामेंट के अंदर। और अगर वज़ीर आज़म रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ वोट्स लेने में कामयाब हो गया तो वो अपनी जगह पर रहता है, और अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो उसको घर जाना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। अब ये अलग बात है कि वो दादागिरी, धौंस धांधली और बेवकूफ़ाना तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया था, क्योंकि इस तरह होता नहीं है कि एक बंदा एक पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके आए फिर उसी पार्टी को डिच करे। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। इमरान खान की अपनी ही पार्टी के लोगों को लोटा बनाया गया था। ये पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है ना, उसके उसूलों के खिलाफ है। जहां पर रियल डेमोक्रेसीज होती है ना, वहां पर अखलाकियात, उसूल, प्रिंसिपल्स, ये चीज़ें होती हैं। इस तरह नहीं होता कि एक पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके और फुदक के दूसरी पार्टी में चला जाए। ये उसूलों के ख़िलाफ़ है, कम से कम मॉरल उसूलों के ख़िलाफ़ है। इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और मोदी साहब के लिए माना जाता है कि मोदी साहब की ग्रिप जो है वो बड़ी मजबूत है पावर के ऊपर। लेकिन इंडियन अपोजिशन जमातों का जो अलायंस है, जिसको इंडिया कहा जाता है, इंडिया ने मोदी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का फैसला कर लिया है। और इनके जो स्पीकर हैं लोकसभा के, इनके पार्लियामेंट को लोकसभा कहा जाता है। और जैसे पाकिस्तान में सेनेट है तो इंडिया में सेनेट को राज्यसभा कहा जाता है। तो लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोदी के खिलाफ लाने का फैसला इंडियन अपोजिशन अलायंस इंडिया कर चुका है। नाउ सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या मोदी साहब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सरवाइव कर पाएंगे या वो घर जाएंगे, उनको घर जाना पड़ेगा। इसका सिंपल और आसान आंसर है कि मोदी की गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई है ना अपोजिशन, इसके नतीजे में मोदी घर नहीं जाएगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि इंडियन जो पार्लियामेंट है ना, उसकी तरह आप नंबर गेम समझें। नंबर गेम ये है कि टोटल 542 सीट्स हैं। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जिसको लोकसभा कहा जाता है, उसमें 542 सीट्स हैं। और 542 सीट्स में से 301 जो है वो बीजेपी के पास नंबर है। लगभग 70-72 वोट्स ऐसे हैं जो कि इजाफी हैं, गवर्नमेंट बनाने से ज़्यादा है मोदी के पास 70-72 वोट्स, जो कि बड़ी तादाद है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी बीजेपी के पास और उसके इत्तेहादियों के पास मौजूद है। सिर्फ बीजेपी का नंबर नहीं है इस 301 में, उनके इत्तेहादी भी हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंडियन जो अपोजिशन है उनको जब रिज़ल्ट का पता भी है तो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो क्यों लेकर आए यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर। दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। एक तो होता है ना, जब आपको पता हो कि यार थोड़ा सा चांस है हमारे पास कि कुछ उनके जो लोग हैं वो वोट नहीं डालेंगे हमें, लेकिन उनको पता भी है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल होगा, फिर भी वो लेकर आ रहे हैं। वाई? मणिपुर, अडानी और दीगर ऐसे मुद्दे हैं जो कि इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं भरपूर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर उस पर डिस्कशन करना चाहती हैं। ये असल में एक बहुत बड़ी ट्रिक खेली है उन्होंने मोदी के साथ। कहने को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, लेकिन उसको चलाया हिटलर की तरह जा रहा है। जैसे हिटलर जर्मनी को चलाता था, मोदी ऐसे ही इंडियन सिस्टम को, जमहूरियत को चला रहा है। कहने को जमहूरियत है सिर्फ, वहाँ पर भी इंडियन डेमोक्रेसी भी कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पर जो है वो दादागिरी चल रही है इस वक्त। अपोजिशन की जमात के जो लीडर थे, सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की कांग्रेस पार्टी, उनके लीडर राहुल गांधी ने जब अडानी के खिलाफ
और मोदी और अडानी नेक्सस के खिलाफ और उस करप्शन के खिलाफ सवालात पूछना शुरू किए पार्लियामेंट के अंदर कि मोदी साहब ये बताएं कि फला मुल्क को क्यों कह रहे थे कि अडानी को ठेका दें, फला ठेका अडानी को क्यों दिलवाया, ये वाला काम आपने क्यों किया, ये वाला काम आपने क्यों किया। यही तो काम होता है अपोजिशन का, लोगों को हकायक बताना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। इस पे अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात को, उसके लीडर को भोंडे से केस में गुजरात के अपने नौकर जज से एक फैसला दिलवा के मोदी ने पार्लियामेंट से बाहर निकलवा दिया। अब ये करोड़ों इंडियंस के वोट की इंसल्ट की इन्होंने, असल में जिन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया था उसकी इंसल्ट इन्होंने की, वोटर्स की इंसल्ट की, डेमोक्रेसी की इंसल्ट की। क्योंकि राहुल गांधी पैराट्रूपर बनकर नहीं पहुंचा था पार्लियामेंट में, वो इलेक्ट होके आया था, लोगों के वोट से आया था, उसको निकलवा दिया क्वेश्चंस पूछने पे। और मणिपुर पे मई के स्टार्ट से लेकर जो ये सारा मामला चला है तो सारी दुनिया के अंदर डिस्कस हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया, अमेरिकन इसको डिस्कस कर रहे हैं, सारी दुनिया डिस्कस कर रही है। मोदी नहीं कर रहा, बीजेपी नहीं कर रही, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर से कोई बात ही नहीं हो रही, नहीं करवा रहे। उनकी अपनी गवर्नमेंट है ना मणिपुर के अंदर, उन्हीं के तो जो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं वही तो असल में सरकार चला रहे हैं वहां पे। तो इस वजह से न खुद बात कर रहा है, चुप है ना, एक ही स्टेटमेंट दिया है मणिपुर के ऊपर, और ना ये दूसरों को बात करने दे रहा है। अब इस पे बेजार होके बेसिकली इंडिया की जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लेकर आए हैं, ताकि कम से कम इसके होते हुए ये तो होगा कि वो जो डिबेट होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले डिबेट होती है प्रॉपर, कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लेकर आए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। इस पे कम से कम ये होगा कि अपोजिशन को खुल के बात करने का मौका मिलेगा पार्लियामेंट के अंदर, कि देखें अडानी के केस में ये हुआ है, देखें मणिपुर के अंदर ये हुआ है, अब तक कोई 60,000 लोग जो है वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, 40,000 पहले हो गए थे ना, छोटा सा स्टेट है, 32 लाख की आबादी है इसकी, सिर्फ 32 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बहुत बड़ा एक मैसिव वहाँ पर एक क्राइसिस चल रहा है, और 130 लोग मारे गए, 40,000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई हैं, अभी तक चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। तो इंडियन अपोजिशन असल में ये चीज़ डिस्कस करना चाहती है, जिस वजह से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोदी के खिलाफ लेकर आए। अल जजीरा ने खबर लगाई है इस पे कि इंडिया मोदी टू फेस नो कॉन्फिडेंस वोट over Manipur violence. Narendra Modi's BJP has a clear majority in the lower house of parliament, so the vote is unlikely to affect the government's stability. यानी ये बीजेपी की सरकार घर नहीं जा रही कल परसों तक, लेकिन डिबेट का मौका मिल जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी ने क्या से क्या बना दिया है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी इसको क्या से क्या बना दिया है, कि अब रियल इश्यूज पे बात करने के लिए अपोजिशन वालों को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं कि हमें बोलने का मौका मिले, सिर्फ डिबेट करने का कम से कम मौका मिले पार्लियामेंट में, ताकि हम बात तो करें इस पे, पब्लिक को बताएं तो सही कि ये हो क्या रहा है उनके साथ, क्या धांधली क्या दादागिरी हो रही है वहाँ पे इंडियन पब्लिक के साथ। अच्छा, एक और बड़ी अजीबोगरीब सी बात मोदी ने ये कर दी, मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। मोदी ने इंडिया का ये जो अलायंस बनाया ना अपोजिशन जमातों का, जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा हुआ है, मोदी ने कहा इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन का भी नाम है और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम है इंडिया, उसके अंदर भी इंडिया आता है। यानी इन्होंने इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को ईस्ट इंडिया कंपनी से मिला दिया, और वो जो इसके अंदर एक शुरू से लेके एंटी मुस्लिम सोच तो इसके दिमाग में भरी हुई है ना, शुरू से लेके 2002 के गुजरात दंगे उसी एंटी मुस्लिम सोच का नतीजा है। तो एक इसके दिमाग में भूसा तो है ऑलरेडी, उसका इजहार दोबारा से इन्होंने किया मुस्लिम फैक्टर घुसा के। इंडियन मुजाहिदीन के अंदर भी इंडियन आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी इंडियन आता है ना। इस पे देखें, इनको सोचना चाहिए बात करने से पहले। ये जब भी मुंह खोलते हैं ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर अगर ये बात करते हैं ना तो ये गड़बड़ करते हैं। हमेशा इनकी बात या तो लिखी हुई होती है सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे होते हैं, या फिर इनके सामने पर्ची पड़ी हुई होती है। ऐसे ये नहीं बात कर सकते इनके बिना। 2014 से लेके आज तक 9 साल हो गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका ये, क्योंकि सामने बात नहीं कर सकता, कैपेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो देखें, इसके फॉलोअर्स को भी एक बात पे सोचना पड़ेगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ऑक्यूपाइड ब्रिटिश फोर्सेस जो कि आई थी यहाँ पर तिजारत के बहाने और इंडिया पे कब्जा कर लिया था, इस कब्जे के खिलाफ गांधी आपको प्रैक्टिकली स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। गांधी की सबसे ज्यादा स्ट्रगल है। गांधी जो थे वो लड़े थे आज़ादी के लिए। ये जिसका आइडियोलॉजिकल फाउंडर है ना 56 मिलीमीटर वाला बाबा मोदी साहब,
ये जिसको अपना आइडियोलॉजिकल फादर मानता है, सावरकर, जिसके नाम पे ये अभी इफ्तिताह भी किया है, उसकी बर्थडे पे पार्लियामेंट का इफ्तिताह किया है। सावरकर ऑन द अदर हैंड अपने आप को ओपनली डिक्लेयर कर चुका था कि क्वीन का वफादार नौकर हूं। वो जो मर्सी पिटीशन इसने डाली थी, तो उस मर्सी पिटीशन में नीचे इसने यही लिखा हुआ है कि यू आर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो ये फ़र्क है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकर असल में इनकी जमात है, मोदी साहब की जमात बीजेपी और आरएसएस, ये नौकर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनके आइडियोलॉजिकल फादर ने अपने आप को नौकर करार दे दिया था। जो गांधीज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे, वो लड़े थे उनसे। जब सावरकर को अंडमान और निकोबार आइलैंड की जेल में डाला गया था, तो वहाँ से ये वाहिद कैदी था, इंडियन कैदी, जिसने रहम की भीख मांगी थी ब्रिटिश फोर्सेस से कि महाराज मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे माफ़ कर दें, जो आप बोलेंगे मैं वही करूँगा। अच्छा, ये जो अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया के हैं, इसी को काला पानी कहते हैं। बड़ा मशहूर टर्म है, आपने सुना होगा, काला पानी की सज़ा दे दी गई। काला पानी यही है, बहुत दूर इंडिया से जाकर कहीं किसी आइलैंड में पटक देते थे जेल के अंदर, तो वो काला पानी की सज़ा इसको बोलते थे। सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, काला पानी की सज़ा दे दी गई, तो ये काला पानी था। तो सावरकर को 50 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन जल्द ही इसकी बैटरी डाउन हो गई वहाँ पे, और इन्होंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि महाराज माफ़ कर दो, मर्सी पिटीशन लिखना शुरू कर दिया। उसके नतीजे में इसको माफ़ी मिल गई थी और जेल से निकाला गया था। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले ज़रा बीजेपी वालों को अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि जिनके वो फॉलोअर्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही हैं इंडिया के लिए।